हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। आज हम इनकम डिटरमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 वी हैड ऑलरेडी डन। हमने बेसिक डिटेल समझ लिया है, हमारा ग्राफ का इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन शेड्यूल, उनका ग्राफ कैसे बनता है, डिस सेविंग क्या होती है, ये सारा का सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार सुन पा रहे हो तो थम्स अप करना, फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं। तो यार अगर आपको समझ आ गया होगा, अभी तक पूरे के पूरे चैप्टर को हमने 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, और लास्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये बहुत छोटा टॉपिक है बट ये बहुत रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ये हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पे पहले बात कर लेते हैं। ये सारा का सारा नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप एप्लीकेशन है यार, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, डाउनलोड नहीं करिए तो प्लीज जाके अभी के अभी डाउनलोड कर लो। वहां पे ए टू जेड आपको ये सारे के सारे मक्खन नोट्स बहुत ही प्यार से बनाए हुए हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल नोट्स है। इसके अलावा आपको ना एनसीईआरटी पढ़नी है ना गाइड बुक पढ़नी है, सिर्फ ये नोट्स पढ़ जाओ, ये वीडियो लेक्चर देख जाओ, आपके 100 में से 100 इकोनॉमिक्स में कंफर्म्ड है, ये मेरी गारंटी होने वाली है। राइट, हमने पढ़ा था लास्ट में कंजम्पशन फंक्शन क्या है, उसका एक छोटा सा ग्राफ पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखना, फंक्शन इज अ कोरिलेशन, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन। मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं, कंजम्पशन है। मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं, किस लेवल ऑफ इनकम पर, क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। फंक्शन हमेशा किसी का कोरिलेशन होता है। अगर किसी के पास मैथ्स है तो वो समझ पाएगा। फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा होगा। फंक्शन एफ एक्स क्या है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये ऐसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। बट यहाँ पे हमें बेसिकली ये समझना है कि देयर एग्जिस्ट सम कोरिलेशन, तो उस कोरिलेशन को ही हम बोलते हैं कंजम्पशन शेड्यूल। पहली बात तो कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा था क्या है, क्या कंज्यूम किया एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम। अब हम पढ़ेंगे इनकम क्या है और कंजम्पशन क्या है। अरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के ही तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनता है। क्या ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं? यस एब्सोल्युटली, इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। टू और मोर रिलेटेड थिंग्स, टू और मोर थिंग्स एंड इन बिटवीन दोस थिंग्स इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट, उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। सिमिलरली कंजम्पशन फंक्शन ये होता है। राइट, एक बार चैट पढ़ लेते हैं, कुछ चैट तो नहीं है, एक बार चैट पढ़ लेते हैं। हाय शर्मा ललित, यस शर्मा ललित, बिजनेस स्टडीज के एब्सोल्युटली ए टू जेड नोट्स आपके पास लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे अवेलेबल हैं। उसको हमने एक पेड कोर्स में, पेड कोर्स की तरह लॉन्च कर दिया है। इकोनॉमिक्स का प्लस बिजनेस स्टडीज का सारा कोर्स आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। वहां पे जाओ, मेरे से चैट करो, वहां पे आपकी सारी क्वेरीज डिस्कस हो जाएंगी। इनकम एंड कंजम्पशन, अब देख लो जी, जीरो लेवल इनकम पे कंजम्पशन क्या कुछ होती है? हाँ होती है। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कि भले ही जैसे हमने पढ़ा था ना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, भले ही मेरी इनकम जीरो है, मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है यार, मान लो बहुत ही कोविड में बहुत सारे फैमिलीज की इनकम बिल्कुल निल हो गई, उनको पैसा आ नहीं रहा था, पैसा जा रहा था, फैक्ट्रीज लॉस में है, काम चल नहीं रहा है, काम बढ़ नहीं रहा है। लॉकडाउन में तो बिजनेस खुल ही नहीं रहे हैं, कुछ कुछ बिजनेसेस खुले भी हैं रिस्क लेके कि हाँ यार कोई बात नहीं, पुलिस का डंडा लगेगा, बट जब तक कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। बट नहीं, ये वाली लाइन, जब तक कमाएगा क्या, जब तक कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं, ये वाली लाइन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। हम हमेशा मान के चलते हैं, और ये प्रैक्टिकली भी है। जब भी आपकी इनकम भले ही जीरो हो, देखो जब बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, वो हमें पता है। आज मेरी इनकम 100 है, कल मेरी इनकम 200 करोड़ है, तो मेरी कंजम्पशन भी उस लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। बट लेट्स से आज मेरी इनकम जीरो है, बट यार मैं अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए, बेसिक सस्टेनेंस के लिए कुछ ना कुछ तो तब भी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा जब भी इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कल, लॉजिकल सवाल है, कंजम्पशन 40 क्यों है भाई, इनकम तो जीरो है, मतलब वो कमा कुछ नहीं रहा पर खा रहा है, उनसे कहना हाँ, उनसे कहना हाँ ऐसा होता है, कमाता कुछ नहीं है बट खाता जरूर है, क्योंकि जीना भी तो है। तो ये 40 जीने के लिए है, 40 करोड़ जीने के लिए, इनकम भले उस समय 100 है, इसको हम रुपीस करोड़ में डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली इनकम हमेशा 100 से इंक्रीज हो रही है। हमने जितने भी ग्राफ्स पढ़ रखे हैं उसमें हमेशा याद रखना, इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, गोज अप टू 600, और बीच में हमेशा वो 100 से इंक्रीज होती है।
बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शेड्यूल रिवाइज करने में, लर्न करने में याद रहेगा। हमेशा इनकम 0 से स्टार्ट होती है, 600 पे खत्म होती है और 100 से बढ़ रही होती है। सिमिलरली कंजम्पशन 40 से स्टार्ट होती है, 80 से बढ़ती है और लास्ट 520। वो तो तुम, अगर ये लेवल तुम्हें याद है ना, 600 वाला लेवल अगर तुम्हें याद है, इसको तो तुम अपने आप निकाल लोगे। हाँ भाई 40 से स्टार्ट किया, 80 बढ़ा देगा, 80 बढ़ा देगा, 80 बढ़ा देगा, तो ये 80 से 80 प्लस हो ही जा रही है, राइट। इसका हमने शेड्यूल बनाने के बाद पूरा का पूरा ग्राफ बना दिया। कभी भी ग्राफ पहले मत बना के आना एग्जाम में कि पहले ग्राफ बना दिया और उसके बाद हमने शेड्यूल बनाया, नहीं जी। पहले हम शेड्यूल बनाएंगे, पूरा का पूरा टेबल से डिनोट करेंगे क्या क्या फिगर्स है, फिर हम दिखाएंगे कि ये सब होने वाला है। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आपके आने वाले टॉपिक्स में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बात। हम हमेशा y एक्सिस, पहली बात तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, हम हमेशा x एक्सिस पर इनकम इन करोड़ लिखते हैं, हमेशा इनकम x एक्सिस पे लिखते हैं, लिख दिया। यहां पे क्या लिखेंगे, अरे जिस जिस भी दोनों चीजों का रिलेशन होता है, y एक्सिस पे कुछ और लिख दिया करो, x एक्सिस पे इनकम लिख दिया करो। इनकम के अलावा कुछ और किसकी बात कर रहा है, कंजम्पशन की, तो यहां पे लिख देंगे कंजम्पशन, ठीक है। अब कंजम्पशन यहां पे मेरा y इज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था भैया y इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई हमने टोटल में डिस्कस किया हुआ है। y इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा ऐसे जाता है 45 डिग्री पे। इसका रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। y ग्राफ हमेशा 45 डिग्री से ओरिजिनेट होता है, जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री पे बिल्कुल स्टीप जाता है ऐसे, ठीक है। अब कंजम्पशन का ग्राफ पढ़ते हैं। बाय का ग्राफ तो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, कंजम्पशन का ग्राफ पढ़ते हैं। कंजम्पशन शुरू कहां से हो रहा है भैया, कंजम्पशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40, तो मतलब वो यहां से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, देखो ना, ये तो जीरो का लेवल है, यहां से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लेवल मान लेते हैं कि ये 40 लेवल है, 40 करोड़ लेवल है ये, राइट। अब ये 40 करोड़ जब ये ऊपर जाएगा, इनकम बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। अब इस केस में मल्टीपल चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, पर जब मेरा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है ना, देखो मेरी इनकम की लाइन, अब ग्राफ पढ़ना तुम्हें आना चाहिए, ये सारे का सारा स्किल ग्राफ पढ़ने के ऊपर है। अब मेरी कंजम्पशन की लाइन, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझो, इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये y वाली लाइन से ऊपर है। ये अगर मैं लाइन की बात करूं, ये वाली लाइन इससे y से ऊपर है, तो ये मैं बोल सकता है c इज ग्रेटर देन y, c इज ग्रेटर देन y। इस केस में हमेशा डिस सेविंग होती है। तो ये जो ये वाला एरिया है ना आपका, इसको हम एरिया से डिनोट कर देते हैं, ये वाला एरिया आपका डिस सेविंग होता है, इसको एक बार लिख लो। ये पूरा का पूरा एरिया, ये सारा का सारा छोटू सा एरिया डिस सेविंग है। डिस सेविंग का मतलब हमने पढ़ा था ना, इनकम के टू पार्ट्स हो सकते हैं, या तो कंजम्पशन हो रही है या सेविंग हो रही है। अब इनकम ही जीरो है और कंजम्पशन हो रही है, इसका मतलब डिस सेविंग हो रही है। हमेशा याद रखना डिस सेविंग कंपोनेंट आया कहां से, y इज इक्वल टू सी, या तो इनकम का कुछ पार्ट वो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। अब जब इनकम ही जीरो है और c कितना है 40, तो भैया s अपने आप -40 आएगा नहीं आएगा। जब s -40 है ना, s -40 का मतलब ये हम सेव नहीं कर रहे हैं, हम डिस सेव कर रहे हैं। s की वैल्यू जब भी माइनस में आ जाए, इसका मतलब वी आर डिस सेविंग, इसका मतलब वी आर डिस सेविंग। तो आप समझ गए, ये वाली चीज कहलाएगी, ये वाली चीज आपकी कहलाएगी डिस सेविंग। ये वाला जो पोर्शन है हमने लेबल कर रखा है नोट्स के अंदर, प्लीज इसको जाके एक बार पढ़ लेना। ये सारा का सारा डिस सेविंग है, नोट्स जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना। अब एक ऐसा पॉइंट भी आएगा व्हेन c, देखो अभी तो हमने बात करी c इज ग्रेटर देन y। अब एक ऐसा पॉइंट भी आएगा c इज इक्वल टू y, c इज इक्वल टू y आएगा कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। हो गई ब्रेक इवन पॉइंट और जीरो सेविंग। इस पे ना इंसान कुछ सेव कर रहा है और ना ही कुछ कंज्यूम कर रहा है। when c is equal to y, हमने ऐसा पढ़ा है ना, y is equal to c plus s। अब जब y is equal to c होगी तो s तो जीरो हो गया ना, s जीरो का मतलब सेविंग इज जीरो, जीरो सेविंग आ गई। और इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है ये, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है? नहीं, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज जीरो सेविंग, दिस इज पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग, राइट। अब इसको हमने बोल दिया
C इज इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ब्रेक इवन पॉइंट, और इस पॉइंट को दूसरा क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, जीरो सेविंग पॉइंट बोलते हैं। और लास्ट में जब हमारी इनकम, देखो एक तो हो गया फर्स्ट स्लॉट पढ़ लिया, सेकंड स्लॉट पढ़ लिया और थर्ड स्लॉट पढ़ लिया, y इज ग्रेटर देन c, ये भी तो एक पॉइंट आएगा जब ये हमारी, देखो ये जो y का ग्राफ है, ये वाला जो y का ग्राफ है विल बी ग्रेटर देन c, इसको हम बोलने वाले हैं सेविंग, इसको हम बोलने वाले हैं सेविंग, और इसको तो हम शेड्यूल की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या y c से बड़ा है? नहीं। क्या y c से बड़ा है? नहीं। क्या y c से बड़ा है? नहीं। अब इसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला है 200 वाला, देख लो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये है 200 वाला, देख लो ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये है जहां पे C इज इक्वल टू y है, C भी 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, y भी 200 है, और इस केस में S क्या हो गया? S 0 हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, y तो है 300 बट भैया कंजम्पशन है 280, इसका मतलब यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, सेविंग कितनी हो रही है? यहाँ पे सेविंग हो रही है 20। आई एम श्योर बात क्लियर होगी। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको डाउनलोड करो नोट्स को, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, राइट। एक बार इसको तुम स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दिया है। C और Y का कोरिलेशन हमेशा क्या कहलाता है? कंजम्पशन फंक्शन। अब ये आगे सेविंग फंक्शन भी आएगा, फिर इन दोनों को हम रिलेट करेंगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम कहोगे हाँ यार अब आ रहा है मजा, पड़ गया इकोनॉमिक्स। स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट से, राइट। चलो जी, ठीक है जी, सब सही है। अब हम बात करते हैं इनकम इज मोर, ऑलराइट, ये तो दी इंप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आया, ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी आप तुम ये समझो, हमने जो कोरिलेशन पढ़ा उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार पढ़ लेते हैं। किसी को चैट तो नहीं है? हाय आयुष, क्या हाल है? यस एग्जैक्टली, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, पढ़ते रहो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है भाई। अब 3 महीने रह गए अपने पास, 2 फरवरी को आपकी डेट शीट अनाउंस हो रही है, मजे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एपीसी एमपीसी के बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हैं। एपीसी और एमपीसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मेरी गारंटी है। ये नोट्स पढ़ जाओ, मजे आ जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ घबराना मत। तो यार प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम के बारे में पढ़ते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब तो पहली बात ये होता है ऑडेसिटी, मतलब कैपेबिलिटी, मतलब कितनी क्षमता है। ऑडेसिटी कितनी क्षमता है कंजम्पशन करने की, कितनी डेयरिंग है, कितना कंज्यूम कर पाएगा। प्रोपेंसिटी, इसमें यार इतनी क्षमता है भी कि ये 100 में से 100 ला पाए। प्रोपेंसिटी टू स्कोर, इसमें क्या ये क्षमता है कि ये 200 रुपए की वेज थाली अकेले खा जाए। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम कर रहा है ना, खाना कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली देयर आर टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसको पहले एस्पेक्ट को बोलते हैं एपीसी और सेकंड को बोलते हैं एमपीसी। आज एपीसी एमपीसी पे हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 4 में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? अरे कुछ नहीं है, मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, किस लेवल ऑफ इनकम पे, उसको ही एपीसी बोलते हैं। एपीसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, घबराने वाली बात नहीं है, C अपॉन Y इज इक्वल टू एपीसी। जितनी जल्दी रट लोगे उतना बेटर हो जाएगा। समझा तो मैं देता हूं, बट जल्दी से जल्दी फॉर्मूला शीट निकालो, अलग से फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला शीट नोट्स में भी दे रखी है, बट तुम्हें अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो। एपीसी रेफर्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मेरी इनकम 200 है, मैं कंज्यूम कर रहा हूं 100, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा एपीसी है 0.5? ये सारा का सारा रिलेशन, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, एपीसी एमपीसी, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है जानने के लिए कि उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। क्या कभी C 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। C कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब Y 0 हो सकता है? यस हो सकता है। जब भी ये लिखना शुरू कर दो, C अपॉन Y होगा। C की वैल्यू कुछ भी हो जाए, क्या हम ये बोल सकते हैं इंफिनिटी है? एपीसी कैन बी इंफिनिटी। अपॉन 0 कुछ भी आ जाए तो एपीसी क्या हो जाता है? इंफिनिटी नहीं होता, होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो जाता है। अपॉन 0 कुछ भी चीज हो उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। इसके इंप्लीकेशन पढ़ते हैं। अभी हमने एपीसी इक्वल टू C अपॉन Y किया, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, इसको जल्दी से सॉल्व करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो, फिर हम इंप्लीकेशन ऑन एपीसी पढ़ेंगे इन कोरिलेशन विद दिस ग्राफ। ये जो हमने पढ़ा ना, इससे ही हम समझ लेंगे कि एपीसी आया कैसे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, इसको घबराना मत, इसको फास्ट फॉरवर्ड मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। इसके बाद हम करने वाले एमपीसी, उसकी इंप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर दोनों में कोरिलेशन पढ़ेंगे, फिर काम खत्म।
सेविंग शेड्यूल हम कल करेंगे स्टार्ट, राइट। चलो इसमें बोल रखा है भैया सी हमारा 70 करोड़ है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, दिस इज बोर्ड क्वेश्चन। एड नेशनल इनकम y इज इक्वल टू 100 करोड़ ऑब्वियसली। तो एपीसी कितना हो गया, यहाँ पे लिखो सी आर, यहाँ पे लिखो सी आर, यहाँ पे लिखो रुपीज, यहाँ पे लिखो रुपीज। अगर ये लिख के नहीं आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इज इक्वल टू 0.7, क्या 0.7 आंसर है, यस। इसका मतलब ये है, इसकी एक और मीनिंग भी हो सकता है, 70% of the income is spent on consumption, that means automatically 30% of the income is spent on saving. 70% of the income is spent on consumption, that means 30% of the income is spent on saving. Perfect. अब implication के बारे में पढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करना और घबराना मत, इससे ज्यादा रेलेवेंट चीज कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा रेलेवेंट चीज कुछ है ही नहीं, ध्यान से समझना। एपीसी इज ऑलवेज मोर देन वन, ऑलवेज नहीं, सिर्फ मोर देन वन। यस, कंजम्पशन जब नेशनल इनकम से बड़ा होगा, हमने पढ़ा था ना एपीसी क्या है, सी अपॉन वाई। तो क्या हम बोल सकते हैं, एक बार थोड़ा साइड में लिखते हैं, एपीसी क्या है, सी अपॉन वाई। तो क्या हम बोल सकते हैं एपीसी बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन वन हो सकता है, यस। ग्रेटर देन वन तब होगा जब सी विल बी ग्रेटर देन वाई। हमने बिल्कुल सेम ये वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है, ये वाला, व्हेन सी विल बी ग्रेटर देन वाई, यस। ये देखो ना, एक ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तीन केस पढ़े हैं, इसमें एपीसी विल बी ग्रेटर देन वन, या इसको यहीं पे लिख देते हैं, एपीसी मोर देन वन, ये कंडीशन लिखो और इसमें लिख लो व्हेन सी इज इक्वल टू वाई, सी इज ग्रेटर देन वाई, एपीसी इज इक्वल टू वाई व्हेन सी इज इक्वल टू वाई। इसको क्या बोलते हैं, जीरो सेविंग और ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, जीरो सेविंग और ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको, राइट। और एपीसी इज लेस देन वन, यस, व्हेन वाई इज ग्रेटर देन सी। ये हम तीनों के तीनों टॉपिक्स पढ़ के आ चुके हैं पीछे, 1 2 3, ये हम तीनों के तीनों टॉपिक्स पढ़ के आ चुके हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये तीन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, उससे ही एपीसी की पहले तीन इंप्लीकेशन तो उससे ही निकल आई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। एपीसी फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं ग्राफ के थ्रू तो समझा ही दूंगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई है। वाई तुम्हारा एक टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, क्यों, देखो ऐसे ऐसे भागता है ना, और सी कैसे भागता है, सी ऐसे भाग रहा होता है। तो यार तुम देखो, ये तो बहुत हल्के हल्के ग्रो हो रहा है सी, बट वाई बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एपीसी हमारा फॉल होता जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमेशा हमारा फॉल होता जाएगा। जैसे 100 मेरा कंजम्पशन है, 200 मेरी इनकम है, समझ लो, 120 मेरा कंजम्पशन है, 300 मेरी इनकम है। अब देखो इसकी वैल्यू है एपीसी के 0.5, अब मेरा इनकम बढ़ गई, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आ गई 0.4। तो एपीसी फॉल हो रहा है, 0.5 है, 0.4 है, एपीसी फॉल हो रहा है। और अगर इसको तुम्हें दोबारा वेरीफाई करना है, दोबारा वेरीफाई करने के लिए यहां से निकाल देना एपीसी, एपीसी निकाल देना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये स्केड्यूल तुम लिख के आओगे ही आएंगे, हम ये स्केड्यूल लिख के आएंगे, स्केड्यूल के बाद इंप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। क्या C इज ग्रेटर देन Y है तो एपीसी ग्रेटर देन Y होता है, C इज इक्वल टू Y है तो एपीसी इक्वल टू 1 होता है, एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। Y इज ग्रेटर देन C है तो हम क्या बोल सकते हैं, एपीसी इज लेस देन Y होता है, इज लेस देन 1 होता है। और एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, ये सारा का सारा तुम एग्जांपल उसमें ले सकते हो, राइट। ये बात समझ आ गई। और एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर में C हमेशा पॉजिटिव होता है, एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। ये समझना, यहां तुम्हें समझ आएगा। एपीसी, इस ग्राफ को पढ़ो और देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको रब करते हैं, इस ग्राफ को पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। क्या ये ठीक है, सी कभी जब जीरो है ही नहीं तो न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ तो हमेशा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव की 20 फिगर हो, 10 फिगर हो या 1 भी फिगर हो, कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब जब सी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। आंसर समझ आ गई होगी। एपीसी के 5 इंप्लीकेशन पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीसी के हमने 5 इंप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड 2021 के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं एमपीसी, बहुत प्यारा, और एमपीसी की इंप्लीकेशन करके आज की क्लास करेंगे खत्म। ज्यादा लंबी क्लास नहीं थी, मोस्टली 20-25 मिनट की क्लास थी, बट एपीसी और एमपीसी डिटेल में समझ आ गया। इसके बाद एपीएस और एमपीएस डिटेल में समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मक्खन हो जाएगा। MPS, marginal propensity to consume, it refers to,
पहली बात तो एपीसी क्या है, कंजम्पशन कितनी करी किस लेवल ऑफ इनकम पे, वो तो है नॉर्मल एपीसी जिसमें हम बोल देते हैं एपीसी सी अपॉन वाई। क्या ये बात सही है? राइट। अब हम बोलते हैं चेंज इन सी। देखो ये जो चेंज होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और तुम्हें ग्रेजुएशन में भी काम आने वाला है। देख लो ये जो होता है ना चेंज, इसको बोलते हैं ये डेल्टा, इसको वैसे इसका रियलिटी में मतलब है डेल्टा। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा होता है चेंज, कितना चेंज हुआ कंजम्पशन में इन रिलेशन टू चेंज इन इनकम। अब जो तुमने पहले शेड्यूल बनाया था इनकम और कंजम्पशन का जो कोरिलेशन बनाया था उससे तुम्हारा ये डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकल के आ सकता है, बताऊंगा कैसे अभी। पहली बात तो इसका फॉर्मूला है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसको बोलते हैं चेंज इन कंजम्पशन इन रिलेशन टू चेंज इन इनकम। ठीक है, वाई इनकम हमेशा वाई होती है, आई हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी हमें जान के समझना है। एमपीसी रेफर्स टू द रेशियो इन द चेंज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। इट एक्सप्लेन्स व्हाट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। भैया मेरी इनकम 100 से 200 हो गई, मेरी इनकम में चेंज कितना आया? 200 रुपए, सॉरी 100 करोड़ आया मेरी इनकम में चेंज, पर मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आया? सिर्फ 80। तो क्या मैं बोल सकता हूं 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू एम पी एस इज इक्वल टू 0.8। याद रखो, याद रखो इस वाले डायग्राम को, इस वाले पूरे के पूरे शेड्यूल को याद रखना। हमारा इनकम किससे चेंज हो रहा है? सिर्फ 100 से, सिर्फ 100 से, सिर्फ 100 से। ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 100 से चेंज हो रहा है, कंजम्पशन 80 से चेंज हो रहा है। इसका मतलब एमपीएस हर लेवल पे, चाहे तुम इस लेवल पे गिनो, चाहे तुम इस लेवल पे, चाहे इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे गिनो, एमपीएस हमेशा 0.8 रहने वाला है। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। राइट, अब इसके थोड़े इंप्लीकेशन पढ़ते हैं और उसके बाद हमारी क्लास हो रही होगी खत्म। सर वैल्यू ऑफ एमपीसी और ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा यार ये फैक्चुअल बात है, इसमें लॉजिक लगाओगे तो फंस जाओगे। शेड्यूल के हिसाब से नाप लेना, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इंक्रीमेंटल इनकम इज ईदर स्पेंड। देखो यार 0 और 1 के बीच में एक और रीजन ये है कि जितना भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है या तो वो कंज्यूम हो रही होगी या वो सेव हो रही होगी, इसका कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। इसका सारा का सारा रीजन ये है कि ये 0 to 1 में लाई करती है। इफ इंटायर एडिशनल इनकम, अब दो केसेस ले रखे हैं, केस 1 केस 2। सारा का सारा एडिशनल इनकम, फॉर एग्जांपल मेरी 100 से 200 करोड़ हो गई इनकम, तो मेरे पास 100 रुपए एडिशनल इनकम आई। अब मैं चाहता हूं मैं सारा का सारा इनकम जो मेरी एडिशनल इनकम है मैं इसको कंज्यूम कर दूं, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि मेरा एमपीसी 1 है। व्हेन एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, होली कंज्यूम, मतलब डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। हमने ध्यान से समझना, इसको समझने में अरसा लग जाता है और कहोगे कि सब ढंग से समझाया नहीं। कोई भी क्वेरी डाउट है चैट बॉक्स में पूछो, कमेंट में पूछो, उसका आंसर मिलेगा आपको। when delta c upon delta y is equal to mps और हम बोल रहे हैं डेल्टा y कितना है? 100 करोड़। डेल्टा c भी कितना है? 100 करोड़। तो हम क्या भैया बोल सकते हैं डेल्टा y is equal to डेल्टा c, डेल्टा c is equal to डेल्टा y, mps is equal to 1, क्योंकि ये दोनों जब कंपोनेंट सेम है और डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी, 1 आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी एडिशनल इनकम जो है उसको मैं कंज्यूम करूं ही ना। यहां से मेरी 100 से 200 करोड़ हो गई और 100 करोड़ आ गई मेरे पास एडिशनल इनकम, तो 100 करोड़ मैं कंज्यूम ना करूं, सारा का सारा सेव कर लूं, तो मेरा यहाँ पे डेल्टा एस तो हो गया 100, पर डेल्टा सी कितना हुआ? डेल्टा सी हुआ 0। इस केस में मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू एमपीएस की क्या है? 1। आपको ये रटना है, ध्यान से समझना है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर में से आ रहा होगा, 1 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर, कुछ ना कुछ ये आ सकता है। इसको एक बार पढ़ो, एक इंप्लीकेशन है और ये इंप्लीकेशन का स्टेटमेंट दे देते हैं सीधा कि एमपीसी ऑफ पुअर जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन होता है रिच कंट्रीज से। पुअर पीपल बोल सकते हो या रिच पीपल बोल सकते हो, पुअर कंट्री बोल सकते हो या रिच कंट्री बोल सकते हो। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, इसका सीधा सीधा मतलब ये है जो भी पुअर इंसान होगा ना वो सेविंग कम करेगा, कंजम्पशन ज्यादा करेगा। मैं एक पुअर इंसान हूं, मैं एक पुअर इंसान हूं क्योंकि मेरे पास बेसिक मीन्स ऑफ सस्टेनेंस ही नहीं है। मैं जीऊं कैसे? मेरी आज इनकम 100 रुपए पर डे है, ध्यान से समझना, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरी आज इनकम 100 रुपए पर डे है, ये प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें से मैं 90 रुपए स्पेंड करता हूं, 10 रुपए सेव करता हूं। अब मान लो मेरी कल को इनकम
150 हो गई। तो यार मैं ये नहीं कहूंगा हाँ मैं एक काम करता हूँ मैं सारा का सारा जो 60 रुपए बच रहे हैं वो सारा का सारा सेव कर लेता हूँ। नहीं, वो कहेगा नहीं यार मेरे तो 90 रुपए दिन का मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरे को इस कंजम्पशन को बढ़ाना है। तो मैं वो बोल देगा सर मैं तो सारा का सारा यही स्पेंड कर रहा हूँ। इसका मतलब एमपीसी क्या है? चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कितना हुआ? 50। चेंज इन वो कितना हुआ? चेंज इन सी कितना हुआ? वो भी 50 हुआ। पहले 90 थी अब 140 होगी, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ गई? 50 से। इसका मतलब एमपीसी 1 हो गया। यही जितना पुअर इंसान होगा वो अपनी एडिशनल इनकम को हमेशा स्पेंड करने में लगाएगा, कंज्यूम करने में लगाएगा, वो सेव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि यार उसको दाल रोटी खाने में टाइम लग रहा है, दाल रोटी खरीदने के पैसे नहीं है। वो ये थोड़ा है हाँ मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कब के लिए करेगा भाई? बचेगा तो सेव करेगा ना। बचने के लिए पहले खाना जरूरी है, ढंग से खाना जरूरी है। तो बोलते हैं पुअर पीपल, जो जो पुअर पुअर कंट्रीज की या पुअर पीपल की जितनी एडिशनल इनकम होती है वो इवेंचुअली सेव होती है। बट रिच में ऑपोजिट है, रिच के पास तो ऑलरेडी बेसिक सस्टेनेंस है। रिच अगर एडिशनल इनकम कमाते हैं तो वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते, वो ज्यादा सेव करते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं एमपीएस ऑफ पुअर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज मोर देन, ऑलवेज तो नहीं बोल सकते, ये हाइपोथेटिकल है। एमपीएस ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीएस ऑफ रिच। ये सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज एक बार आप इसको पढ़ लेना। बात वही है, बता रखी है बस इंग्लिश में, आपको समझ आ जाएगी। कंपैरिजन बिटवीन एपीएस एंड एमपीसी, एपीसी एंड एमपीसी सॉरी, उसके बाद हम सेविंग फंक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये लास्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस, हमेशा जब भी इनमें कोई डिफरेंस आ जाए ना, आएगा, गारंटी बता रहा हूं आएगा। तुम्हें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्या ये बात सही है? राइट। मीनिंग बता दोगे, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू लेवल ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू चेंज इन इनकम एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चेंज इट्स ऑलवेज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बट जब हम सी अपॉन वाई ले रहे हैं ना, तो हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये तुम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो मेरी तरफ से। APC is a stock concept, MPC is a flow concept। और लास्ट वैल्यू मोर देन वन। तो यार इसका फिर बता रखा है, जो हमने पहले इंप्लीकेशन पढ़ी है, हमने APC की भी इंप्लीकेशन पढ़ी है, MPC की भी इंप्लीकेशन पढ़ी है, तो उसको आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। राइट, APC कैन बी मोर देन वन। APC मोर देन वन हो सकता है कब? जब हमारी C इज ग्रेटर देन वन है। पर MPC हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। राइट, आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा। और बता रखा है, बेसिकली बता रखा है कि वैल्यूज क्या क्या होती है, एपीसी और एमपीसी की वैल्यूज क्या होती है, और लास्ट में फॉर्मूला डिफरेंस दे रखा है। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। सेविंग शेड्यूल, सेविंग फंक्शन, ये देखो नेक्स्ट शेड्यूल, नेक्स्ट पूरा का पूरा टॉपिक है तुम्हारा सेविंग फंक्शन, सेविंग शेड्यूल। राइट, ये हम कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास से। चलो जी, आज की क्लास होती है यही खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। पार्ट 3 हमारा यही खत्म होता है। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो करो। पार्ट 3 एंड्स हियर, इनकम डिटरमिनेशन का पार्ट 3 एंड होता है। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप के ऊपर आपके पास ये सारे के सारे नोट्स, A to Z नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, इनके अलावा कोई नोट्स मत करना। फॉर्मूला शीट दे रखी है, सारा का सारा डिटेल में लिख रखा है, डिफरेंसेस इनकलकेट कर दिए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस इनकलकेट कर दिए हैं। एक भी चीज हमने कहीं छोड़ी नहीं है, एनसीईआरटी से ज्यादा ही है, एनसीईआरटी से कम तो बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी तो इंक्लूडेड है ही है, एनसीईआरटी से भी ज्यादा है। सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है यार। तो अगर आप लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप ये सारे के सारे नोट्स खरीद सकते हो, कोर्स पे कर सकते हो और इस नोट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। इन सब की नोट्स के डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो विद इन 48 आवर्स ऑफ ऑपरेशन आपके पास नोट्स डिलीवर करवा दिए जाएंगे। ये सारे के सारे नोट्स, जितने भी आप नोट्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल है लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, देन एक और हमने स्लैब बना दिया है जहां पे पर्टिकुलरली वी आर सेलिंग यू कोर्सेज, जहां पे हम आपको पीडीएफ के साथ साथ ये सारे के सारे कुरियर भी करवा रहे हैं आपके घर पे। हमें पता है यार बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या जो भी क्लास 11 12 के बच्चे, हमें पता है इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जिसको भी चाहिए सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। आपको करना क्या है, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे दुनिया के बेस्ट नोट फॉर क्लास 12 तो आपको मिल ही जाएंगे। वहां पे जाके एक चैट का ऑप्शन आता है, चैट का ऑप्शन में लिख दो यस सर आई वांट टू सी की आप कुरियर करवा सकते हो क्या, आप मेरे को एड्रेस बताना, पैन इंडिया डिलीवरी है, वहां पे हम आपसे बात कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे। चैट में आप मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हो, जितनी भी लर्न करोगे फैकल्टी आप A to Z उन सबसे बात कर सकते हो।
सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे लर्न ग्रो द लाइव लर्निंग ऐप पे। हम आपको क्लासेस ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वहां पे, पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए बना रखा है जहां पे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, A to Z मेहनत वहां पे आपके लिए चल रही है। लाइव क्विजेस वहां पे होते रहते हैं, हमारे डेली क्विजेस वहां पे होते हैं ताकि आप रिहर्स करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फाइनली सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स और वन प्लेस, YouTube पे आने की आपको जरूरत ही नहीं है। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे जाओ, भैया हमारा एग्जाम आने वाला है, YouTube पे आने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, स्केड्यूल कोई खराब कर ही दे, स्केड्यूल खराब कर देगा कोई, मतलब कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये पढ़ लो, नहीं नहीं वो पढ़ लो। हर किसी का टीचर का पढ़ाने का मेथड अलग है, कोर्स स्ट्रक्चर अलग है। मेरी गारंटी है ये पढ़ जाना, मोर देन 100% मार्क्स हमारे इकोनॉमिक्स में आ रहे होंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज जाकर भी कभी ज्वाइन कर लो। 12th कॉमर्स या 12th ह्यूमैनिटीज में से किसी को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे A to Z नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। अब आपके दो काम है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, मेरे को हाय बोलो और बोलो यू वांट दीस नोट्स और नॉट, और आपको ये वीडियो लेक्चर्स कहां देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए बना रखा है, राइट। दूसरा आपको करना है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, ताकि आपको A to Z नोटिफिकेशन आ पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं पर्सनली A to Z आपको कोचिंग देने वाला हूं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत ही मजा आएगा, मक्खन हो जाएगा। हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे होंगे। बिजनेस स्टडीज के साथ भी यही सीन है। अब हम नेक्स्ट क्लास मार्केटिंग के ले रहे होंगे आज या कल में ही। थैंक यू सो मच। 2 फरवरी को हमारी डेट शीट आउट है। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मुलाकात।